वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन। आप सोच रहे होंगे जब सारी चीजें ऑल इज वेल हो गई, खामनेई शांत हो गए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारी रेंज में खामनेई होगा तो उसका निस्तान नाबूद हम कर देंगे, और दुनिया जब कह रही है कि एयर स्पेस भी खुल गया, सब कुछ ठीक है, तो अब रोहित क्यों कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन? बताऊंगा आपको मेरी इस खास पेशकश में। अगले आधे घंटे बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो पश्चिम एशिया से एक और भयावह तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस बार यह तूफान सिर्फ बम और बंदूकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लहरें सीधे परमाणु तबाही के महासागर में गिर सकती हैं। इजराइल और ईरान, दो ऐसे देश जो दशकों से एक दूसरे को संदेह और संघर्ष की निगाह से देखते हैं, अब एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और अगर इस बार युद्ध छिड़ा तो यह सिर्फ उनके बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह खींच सकता है तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ। मिडल ईस्ट में इस वक्त शांति है या वो सन्नाटा है तूफान से आने वाला, तूफान से पहले आने वाला? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुनिया पूछ रहा है कि अगर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, B-2 बॉम्बर्स हुए हैं, तो जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम था वो कहां है? इसलिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दुनिया के सामने यही है कि ये 400 किलो ईरानी यूरेनियम है कहां? अमेरिका और इजराइल की टेंशन ईरान के 400 किलो यूरेनियम भंडार को लेकर है, जो गायब बताया जा रहा है। यह यूरेनियम भंडार 60% तक संवर्धित है, प्योरिटी जो लेवल है इनका वो लगातार बढ़ रहा है, परमाणु बनाए जाने के ये काफी करीब है। अमेरिकी हमले के बाद से ही ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस भंडार से 10 एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट वेपन। और अभी जब हम वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जो साइलेंस अभी है, इसलिए मैंने कहा ना ये शांति है कि सन्नाटा है। क्या ईरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक्स होंगी? क्या ईरान पर फिर से अटैक हो सकता है? 83 वर्ष के हैं खामनेई, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 83 की उम्र, आवाज में कपकपाहट, फिर भी अमेरिका को चेतावनी दे रहे खामनेई। क्या ईरान के तरकश में अब भी कोई तीर बाकी है? उनका यह संदेश न केवल उनकी जीवित मौजूदगी का सबूत था, बल्कि ईरानी जनता में जोश भरने और शत्रुओं को चुनौती देने का प्रयास भी था। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या तबाही झेल चुके ईरान के पास अभी भी कोई ताकत बची है, अभी भी कोई पावर है? क्योंकि सीधा चैलेंज यहां पर सुपर पावर को खामनेई कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने भी ईरान को बड़ी धमकी दे दी। अगर कोई परमाणु कार्यक्रम ईरान में शुरू होगा तो वापस, याद रखिए, वापस
ईरान की एयर स्पेस में गश्त करते हुए नजर आएंगे B-2 बॉम्बर्स, GBU-57 मिसाइल। तगड़ा जवाब मिलेगा, यानी दोनों तरफ से वार्निंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है भारत एक्सप्रेस ने आपको वो भी बताई थी, ट्रांसलेट करके भी हमने आपको बताया था कि पेंटागन जो है उसकी एक रिपोर्ट जो है, जो सीक्रेट रिपोर्ट है, उससे जुड़े कुछ अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया हो, हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं। अब उस खुफिया रिपोर्ट में क्या कुछ एड ऑन्स हैं, क्या कुछ अपडेशन है, वो मैं आपको बताता हूं। यह खुफिया रिपोर्ट बताती है कि जो अमेरिकन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक थी उससे ईरान के एटमी ठिकानों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका में खुफिया रिपोर्ट में इस बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, और एक तरफ पेंटागन की रिपोर्ट, दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, दोनों बिल्कुल विपरीत धारा में बहते हुए पानी के किनारे, नदी के किनारे नजर आते। अमेरिकन मीडिया को अगर मैं देखूं तो इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकन मीडिया में भी कई तरह के सर्कुलेशंस चल रहे हैं, एक के बाद एक कई दावे भी हो रहे हैं, और इन्हीं रिपोर्ट्स में इस बात को भी, इस पॉइंट को भी बहुत प्रमुखता से रखा गया है कि जो अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा एयर स्ट्राइक्स की गई थी उसके बावजूद ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, या पूरी तरीके से ये हमले एग्जीक्यूट जिनको किया गया वो अपने टारगेट्स को एलिमिनेट नहीं कर पाए। एक सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से बड़े दावे किए गए हैं। ईरान पर हमले के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। कोई भी मुल्क यही करता है, जब बड़े ऑपरेशंस करता है तो उसके बाद प्रोज एंड कॉन, क्या लूप होल्स रहे, उसको लेकर एक टीम तैयार होती है, टीम का गठन होता है, वो रिपोर्ट लेकर आती है, ताकि भविष्य में अगर हम ऐसा कुछ करें इन लूप होल्स को हम भर दें। अभी ये सीक्रेट रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि दशकों पीछे ईरान नहीं गया, दशकों पीछे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का नहीं गया। हां, यह हो सकता है कि जो काम 15 दिनों में हो सकता है उसके लिए अब कुछ महीने लगे खामनेई को, उसके लिए कुछ महीने लगे ईरान को। इस रिपोर्ट में उन 3 न्यूक्लियर साइट्स का भी जिक्र है, यानी फोर्दो, नातांज और इस्फहान। उसमें भी नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। वो GBU-57 डाली तो गई, लेकिन वो कितने नीचे तक गई, कितनी इंटेंसिटी रही, कुछ नहीं पता। तीनों परमाणु सेंटर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, कम से कम इस रिपोर्ट में, सीक्रेट रिपोर्ट में यह चीज दर्शाई गई है, बताई गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह फेक न्यूज है। कोई भी सीक्रेट रिपोर्ट होगी, हम उसको लीक कैसे होने देंगे? हम क्या बेवकूफ हैं इतने? क्या डोनाल्ड ट्रंप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेवकूफ है क्या कि चीजें, रिपोर्ट तैयार करेंगे और लीक हो जाएगी? चलिए, और क्या कुछ चीजें चल रही है, क्या कुछ थ्योरीज चल रही है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब आप एक बड़ा सा सर्कल देख लीजिए, क्या इसी के इर्द गिर्द ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रहा? क्या ईरान के तेल पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है? यानी खेल तेल का ही था क्या? दूसरा फैक्टर, अब यहां से नेतन्याहू उनके लिए प्यादे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्यादे हैं, जिनको वो बार बार इस्तेमाल करेंगे कि नेतन्याहू किंग है। क्या है नहीं पता। क्या यहां से जिन परिस्थितियों में बेंजामिन नेतन्याहू है, जिन ऑकवर्ड कंडीशंस में बेंजामिन नेतन्याहू है, यहां से उनको निकालेंगे, सेफली इवैक्यूएट करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप? और तीसरा, चाइना की भी इसमें आप जान रहे हैं ना, मोरली सपोर्ट तो चाइना भी दे रहा था, तो चाइना को भी कह दिया आप ट्रेड डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यह पूरी लड़ाई पेट्रोल पर थी, न्यूक्लियर नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जंग थी क्या? क्या चीन का चक्का जाम ईरान कर सकता है क्या? ईरान के पास क्या परमाणु से कोई बड़ा हथियार है क्या? उस दिशा में तो प्रोग्राम चल ही रहे हैं। 2 बड़ी ताकत, एक मिसाइलों का जखीरा, दूसरा तेल के कुएं। यह बड़ी चीज है ईरान के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब तक हर एक भारतीय इस वर्ड के साथ फेमिलियर हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? यह कितना ज्योग्राफिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस रखता है दुनिया के लिए, ना सिर्फ ईरान के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, भारत के लिए, नहीं, दुनिया के लिए यह स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है अब हर कोई जान चुका है।
तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 बड़े सवाल मैंने आपके सामने रख भी दिए। अब यहां से आगे क्या? ईरान, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि हमने इनकी तीनों न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दिया, जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको सिर्फ प्रोग्राम से नहीं जोड़ते, अपने देश की अस्मिता से जोड़ते हैं। सुप्रीम लीडर पेजेश्कियान साहब राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारे पास क्या कुछ चीजें रहेंगी। ये 7 समुंदर पार डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ फरमान देंगे या हमारा पड़ोसी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, ये तो हमारा विवेक है ना कि हम उस बात को माने या ना माने। अब कुछ बड़ा सवाल, जैसे परमाणु नहीं, पेट्रोल पर ही नहीं जंग थी क्या? ईरान के पास परमाणु से बड़ा कोई और हथियार है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या इसीलिए वहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा मिडल ईस्ट में कई बेसेस हैं तैयार, किसके? अमेरिका के, उस तरफ नहीं है। तो क्या दुनिया को यहां से भी डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं? इसलिए पूरा खेल कि 15 दिन ही रह गए थे, मिडल ईस्ट छोड़िए, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ईरान न्यूक्लियर संपन्न देश हो गया, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया के लिए चीजें खराब हो जाएंगी। अब मैं यहां से आगे बढ़ूं, क्या सवाल है बड़े? अभी तक कई सारे सवालों को मैंने आपके सामने रखा। खामनेई को लेकर क्या इजराइल, क्या बेंजामिन नेतन्याहू बड़ा गच्चा खा गए क्या? बड़ा धोखा खा गए क्या? बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया क्या सुप्रीम लीडर खामनेई को? क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा था जब तक खामनेई को मौत की नींद नहीं सुला देंगे, काट से कह रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे। और फिर आगे अब जो आ रहे हैं बयान कि हमारी रेंज में थे ही नहीं खामनेई, तो कहां थे भाई? और क्या बड़ा सवाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सीजफायर तो हो गया, दुनिया ने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सरपंच बनकर कह दिया सीजफायर 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 सीजफायर। 2 घंटे नहीं टिका था, उसके बाद ही लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों को ईरान ने दाग दिया था इजराइल के ऊपर। सीजफायर हो गया, लेकिन अभी भी खामनेई सुप्रीम लीडर क्या खतरे में है? बड़ा क्वेश्चन मार्क। डोनाल्ड ट्रंप वहां से इंडिकेट कर रहे हैं कि चीजें अब शांत हो गई हैं, लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू मान रहे हैं इस बात को? इजराइल को खामनेई प्लान फेल होने का दर्द है क्या? क्या गार्ड्स इस बात को मान रहे हैं कि जो हमारा टारगेट था हम उसको नहीं भेद पाए? साफ तौर पर कह दिया कि रेंज में थे ही नहीं। अब ईरान इजराइल युद्ध अगर यहां पर खत्म हो गया तो यूरेनियम कहां गया? जो मैं बार बार, जो बड़ा सवाल, जिसकी डिटेल्स आप चाह रहे हैं, जिसकी डिटेल मैं भी चाह रहा हूं कि वो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम जो कि 10 बड़े इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्षम है, कहां गया? किम की फैक्ट्री में बनेगा क्या खामनेई का एटम बम? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ऐसे भी इंडिकेट कर रही हैं कि सेफली, सिक्योरिटी के साथ इस संवर्धित यूरेनियम को नॉर्थ कोरिया भेजा जा चुका है, सनकी तानाशाह के पास भेजा जा चुका है। और सनकी तानाशाह का एक बयान भी आया था, ट्राई दिस विद मी नॉट विद ईरान। तो क्या वहां से एक फैक्टर उस तरफ भी चल रहा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप लीडर नहीं डीलर है क्या? यह बड़ा सवाल दुनिया के बीच में चल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन सफल राजनेता कितने हैं? उसमें 10 में से कितना नंबर ग्लोबली उनको मिलते हैं? इस पर शायद ही कोई कुछ कहने लायक स्थिति में अभी है। अब ट्रंप का कूटनीतिक फॉर्मूला क्या है? क्या डील, दोस्ती और धमकी? यूक्रेन को खनिज डील का ऑफर क्या बोला था उस वक्त? मैं रुकवाऊंगा, मैं हूं ना, आपकी वॉर भी रुकवा दूंगा। उसके बाद क्या किया? G7 में कट शॉट करके चले गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी यह संदेश भिजवाया, आइए वॉशिंगटन। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं जाना, मुझे तो अभी उड़ीसा पहुंचना है, बाद में कभी आएंगे या आप भारत आ जाइएगा। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक तो सिर्फ दावे और वादे ही चलते रहे। किस तरह की ऑकवर्ड कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया था ज़ेलेंस्की को, उस पर बाद में बात करूंगा। अब आ गया चेहरा मुल्ला मुनीर का, आसिम मुनीर का। प्रधानमंत्री तो गए नहीं, आसिम मुनीर को बुलाया। आसिम मुनीर की इतनी औकात नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मना करे, पहुंच गए, व्हाइट हाउस पहुंच गए। अब खबर यह है कि खनिज डील का ऑफर दिया है, खनिज डील का। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। पाकिस्तानी आप जानते हैं पद पर है, एयरफील्ड मार्शल हो गए हैं अब ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद। तो खनिज डील का ऑफर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और अभी भी आप समझिए बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं, ईरान भी देख रहा है कौन कौन सी एयर स्पेसेस का इस्तेमाल किया गया,
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने ईरानियों के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। हर चीज पर काम हो रहा है और अब ईरान पर हमला किया, बॉम्बर्स गए, $30 बिलियन की डील का ऑफर कर रहे हैं खामनेई को कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर पीस, लेट्स बी ऑन द सेम टेबल। और आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। $30 बिलियन की डील का ऑफर किया खामनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने। इसीलिए लीडर नहीं डीलर बन गए क्या डोनाल्ड ट्रंप? तो आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं क्या कुछ दावे अब तक हो रहे, क्या कुछ वादे हो रहे हैं। अमेरिका का दावा क्या है अब तक के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? ईरान को सबक सिखा दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को तबाह कर दिया, अब ईरान लंबे समय तक इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा। तो इजराइल कह रहा है रुकिए मेरी भी सुनिए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल कह रहा है हम तो खामनेई को खत्म करना चाहते थे, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार तो हमारी रेंज से बाहर थे, अगली बार नहीं हो पाएंगे। खामनेई चुप नहीं है, सुप्रीम लीडर चुप नहीं है, ईरान चुप नहीं है, दबता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। कह रहा है कि अमेरिका के परमाणु ठिकाने हमारी पहुंच में है, अमेरिका को युद्ध में कुछ नहीं मिला। सीधा सीधा मजाक उड़ा दिया सुपर पावर का कि B-2 बॉम्बर्स की बहुत हवाबाजी तुमने दिखा ली, GBU-52 तुमने पहली बार यूज किया, कुछ नहीं कर पाया। और आप ये भी देखिए, ये भी बताने का प्रयास है अपने लोगों को कि जिस संप्रभुता के लिए हम लड़ रहे हैं इतने वक्त से, जो हम चाहते हैं कि हमारा नेशन न्यूक्लियर पावर नेशन हो जाए, उसकी प्रॉब्लम आप देखिए। इजराइल तो पड़ोसी है, चलिए पड़ोसी तो हमारी प्रोग्रेस से, हमारी कामयाबी से जल सकता है, डोनाल्ड ट्रंप तक जल रहे हैं। और इसलिए ये तीनों बड़े फेसेस मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट के आपके सामने रखे। अभी तक क्या कुछ दावे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जान रहे हैं शुरुआती दौर से ऐसी ऐसी चीजें आ रही थी, अब इजराइल की रेंज से कैसे आउट ऑफ रीच हो गए खामनेई, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि खामनेई की अभेद सुरक्षा का जो पहला घेरा है वो उसमें क्या कुछ है देखिए। वली अम्र स्पेशल यूनिट के अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स हैं, वली अम्र, ये स्पेशल ग्रुप बनाया गया। इसके बाद जो दूसरी लेयर रहती है ना उनकी सिक्योरिटी की, उसमें आपको बताता हूं, सादी वर्दी में सिविलियंस के तौर पर नजर आएंगे लेकिन पूरे हथियारों के साथ लेस, नाइट विजन कैमरा से लेकर तमाम चीजों से लेस एक दूसरी लेयर होती है जिसमें सुरक्षा एजेंट्स तैनात रहते हैं। जो तीसरा लेयर रहता है ना सिक्योरिटी का, थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, वो पूरी तरीके से कवर होता है IRGC, ईरान की ग्राउंड फोर्स है, उसके स्पेशल कमांडोज को ये जिम्मा सौंपा गया है। इतना ही नहीं है, फोर लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। उनकी खुफिया एजेंसी है MOIS, उसकी टीम के हाई लेवल अधिकारी फोर्थ लेयर में लगातार एक बड़ा पहरा बनाकर चलते हैं। तो कई लेयर्स में सिक्योरिटी है खामनेई की। अब यहां पर बड़ी चीजें क्या आ रही है, 400 किलो यूरेनियम का है। इंडिकेशंस ये हैं कि अमेरिकी हमले से पहले सारे यूरेनियम को शिफ्ट किया गया, सेफली मौके से हटा दिया गया। 400 किलो यूरेनियम कहां है ये कोई नहीं जानता, शायद सुप्रीम लीडर जानते हो, शायद ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब जानते हो, लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है वो भी जानिए। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है कि जिसके पास 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है वो उससे 10 परमाणु बॉम्ब्स बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ऐसा नहीं है हल्की इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाले परमाणु बॉम्ब, 10 से ज्यादा परमाणु बॉम्ब इससे, यानी जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है, इससे बनाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम में इस बात का भी इंडिकेशन है कि अगर ये यूरेनियम गलत हाथों में पड़ गया ना तो आप समझ लीजिए दुनिया के लिए इससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन और कोई हो ही नहीं सकती। कुछ रिपोर्ट्स ये भी तो बता रही हैं कि पहुंच गया नॉर्थ कोरिया। ये बड़ा दावा क्या है जो मैं बता रहा हूं आपको, नॉर्थ कोरिया पहुंच गया क्या यूरेनियम? क्योंकि रोज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे थे, खामनेई समझ गए थे क्या कि ये हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेंगे। और अभी तक जो यूरेनियम लीकेज, रेडिएशन, इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल सन्नाटा है। दूसरा बड़ा दावा क्या है, अपने पड़ोसी मिडल ईस्ट तो गुलदस्ता ही है 16 इस्लामिक राष्ट्रों का, तो क्या अपने किसी बहुत जानकार, बहुत दिल के करीबी, विश्वास पात्र मुस्लिम देश में ये यूरेनियम पहुंच चुका है क्या? तीसरा बड़ा दावा क्या है, जो आतंकी संगठन है, बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट में आप समझ गए होंगे प्रॉक्सीज क्या होते हैं, तो क्या उनमें से किसी के पास, हालांकि इसके इंडिकेशंस थोड़े कम हैं, लेकिन किसी भी चीज से इस वक्त, किसी भी संभावना से इस वक्त आप आंखें मूंद ले तो वो ठीक नहीं होगा।
बड़ा दावा, चौथा दावा क्या है कि इसको वक्त रहते इंटरनेशनल एजेंसीज ने निकलवा लिया और उन्हीं की मॉनिटरिंग में इस वक्त ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। पांचवा बड़ा दावा क्या है, ईरान के पिकैक्स केंद्र में छिपाया गया। कहा जाता है कि ये बहुत ही हाई लेवल का एक बंकर है। मिसाइलें हो गए, तोप हो गए, बम हो गए, एयर स्ट्राइक्स हो गई, किसी का इस पर असर नहीं। और खास तौर पर इसी तरीके की कंडीशंस के लिए पिकैक्स केंद्र का निर्माण किया गया। अब ईरान के 10 एटम बम, ये बड़े सवाल के साथ क्या है, क्यों? क्योंकि 400 किलो यूरेनियम गायब है, 400 किलो। और यहां से सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू पूछ रहे हैं कि जिस डर के लिए हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया था वो तो अभी बिल्कुल बरकरार है। वो तो यूरेनियम अभी भी हमारी जद में नहीं है। उस यूरेनियम का क्या किया है हमें पता ही नहीं है। हालांकि एक दावा यह भी था कि आप हमें दे दीजिए। अब इसी चीज की तो लड़ाई है। अब या तो इस चीज के लिए ईरान पूरा खत्म हो जाए, अपने आप तो गुलदस्ते में समेट कर थाली में रखकर वो 400 किलो यूरेनियम इजराइल को दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कार्ड्स क्या कह रहे हैं? इजरायली रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के। हमले में पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। ईरान इजराइल को ये यूरेनियम सौंप दिया। मैं इसी चीज की बात कर रहा था। ईरान इसी चीज के लिए तो लड़ रहा है दशकों से उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं चीजों को सेव करने के लिए तो रख रहा है। और जब कंज्यूमिंग का टाइम आया तो इजराइल कह रहा है कि आप हमें दे दिए। इस चीज को तो ईरान कभी नहीं मानने वाला है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।